हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो कल की लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें हमने देखा था उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था, जिसमें हमने देखा था जो उत्तर वैदिक काल का समाज है उसमें जो चार वर्ण थे, जो हमने ऋग्वेद में चार वर्ण देखे थे वो व्यवसाय के आधार पर थे। जबकि उत्तर वैदिक काल के चार वर्णों की हम बात करें तो उनका विकास हो चुका था। अब जो चार वर्ण थे उनके अलग अलग प्रत्येक वर्ण के लिए कुछ कार्य और नियम निर्धारित किए गए थे, और इनका उल्लेख हमें किससे मिला था, यजुर्वेद, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद हमने देखा था जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो हमारा चौथा आश्रम था संन्यास, उसका वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। और जो हमारे तीन आश्रम थे शुरू के, उनके उल्लेख की अगर हम बात करें तो वो हमें छांदोग्य उपनिषद में मिले थे। और अगर चारों आश्रम की हम बात करें तो चारों आश्रम का जो उल्लेख है हमें वो जबालो उपनिषद में मिला था। उसके बाद हमने देखा था उत्तर वैदिक काल में जो गोत्र प्रथा थी वो चालू हो गई थी, गोत्र आ गया था। उसके बाद हमने कवर किया था कि उत्तर वैदिक काल में जो पितृ पूजा थी वो शुरू हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में ही हमने कवर किया था कि जो महिलाएं थी उनकी स्थिति में गिरावट आ गई थी, जबकि ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें वहां पर महिलाओं की जो स्थिति थी वो आदर्शनीय थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में कुछ गिरावट हो गई थी। अब जैसे ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार था, उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो उनको भाग लेने का अधिकार नहीं है। ऋग्वैदिक काल में महिला जो थी वो जो हमारी राजनीतिक संस्था थी, सभा और समिति, उसमें भाग लेती थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में उनका राजनीतिक संस्थाओं में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। वहीं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं से उपनयन संस्कार का अधिकार भी छीन लिया गया था। हालांकि हमें उत्तर वैदिक काल में कुछ विदुषी महिलाएं भी मिली थी जो हमने कल कवर किया था। जैसे गार्गी हो गया जो हमारी यज्ञवल्क्य ऋषि जो थे उनकी पत्नी थी, ग्रहिता, गंधर्व, तो मैत्री, ये चारों हमने कौन सी देखी थी, जो हमारी विदुषी महिलाएं थी, जो विद्वान महिलाएं थी। तो अगर हम आगे की बात करें जो ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल का समाज था तो हेडिंग डालिए उत्तर वैदिक काल का समाज। तो समाज में अभी भी दास प्रथा थी। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि दास प्रथा थी, तो उत्तर वैदिक काल में भी हमें दास प्रथा देखने को मिली। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, अभी भी दास प्रथा थी, अभी भी दास प्रथा थी। और अगर दास की हम बात करें, जो ये दास थे ये गृह कार्य के लिए रखे जाते थे, इसीलिए इनको गृह सेवक भी कहा गया। जो दास थे वो किस लिए थे, गृह कार्य के लिए, और इसीलिए इनको गृह सेवक कहा गया। उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में विधवा विवाह था। ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह था, वैसे ही उत्तर वैदिक काल में अभी भी विधवा विवाह होता था, विधवा विवाह था। विधवा विवाह के लिए अगर बात करें तो हमें कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे दिधिशु, विधवा विवाह के लिए जो शब्द यूज हुआ है दिधिशु, देधिश्व्य, पोनभर शब्द का उल्लेख है। किसके लिए, विधवा विवाह के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो जो हमारा उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में हमें अभी भी नियोग प्रथा देखने को मिलती है। जैसे ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा थी, अभी भी उत्तर वैदिक काल में नियोग प्रथा थी, नियोग प्रथा थी। और जो नियोग प्रथा थी उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न की जाती थी उसको क्षेत्रज कहा गया। नियोग प्रथा के द्वारा, नियोग प्रथा में क्या होता था, मान लिया अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो अगर उसका कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, तो घर के किसी अन्य पुरुष के साथ जो है या तो उसका विवाह करा दिया जाता था या पुत्र प्राप्ति कराई जाती थी, तो उसको नियोग प्रथा कहा गया। तो नियोग प्रथा से जो संतान उत्पन्न होती थी, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को
क्षेत्रज कहा गया। लिख लिया यहां तक। अब अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो महिलाएं थी उनको अभी भी आभूषण पहनने का अधिकार था। जैसे ऋग्वैदिक काल की महिला आभूषण पहनती थी, उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल की महिलाओं को भी आभूषण पहनने का अधिकार था। अब अगर आभूषण की हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में हमें कौन कौन से आभूषण मिलते हैं, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना। आभूषण की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो आभूषण थे वो सोने के थे, सोने के बने होते थे। आभूषण कौन से थे, जो आभूषण था जैसे हमारा झुमका, बाली जो कान में पहनते थे, झुमका भी कानों में पहना जाता था, गले का हार, मुकुट, और एक सीने पे पहनने का आभूषण होता था, सीने पर पहनने का आभूषण। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो जो झुमका होता था उसे उसके लिए उत्तर वैदिक काल में जो शब्द प्रयोग हुआ है वो कर्ण शोभन, कानों की शोभा बढ़ाने वाला झुमके को क्या कहा गया, कर्ण शोभन। बाली की अगर बात करें, बाली के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है उत्तर वैदिक काल में प्रवर्त, गले के हार के लिए निष्क, मुकुट के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है हमारा कुरी शब्द, और जो सीने पर पहनने का आभूषण था उसके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है रुक्कम। तो ये कुछ आभूषण थे जो ऋग्वैदिक काल में पहने जाते थे और जिनके लिए ऋग्वैदिक काल जो उत्तर वैदिक काल में पहने जाते थे, और ये सब जो है उत्तर वैदिक काल में इन आभूषणों के लिए प्रयोग हुए हैं। लिख लिया यहां तक। तो ये तो हुआ कि ऋग्वैदिक काल का आभूषण कैसा था, उत्तर वैदिक काल का। अब अगर उत्तर वैदिक काल के हम शिक्षा की बात करें तो जो उत्तर वैदिक काल की शिक्षा थी वो ऋग्वैदिक काल की तरह ही मौखिक दी जाती थी। लिख लिया ये। अगला हेडिंग डालिए, उत्तर वैदिक काल की शिक्षा। तो शिक्षा की अगर बात करें, जो समाज में शिक्षा थी वो अभी भी मौखिक थी। मौखिक शिक्षा थी, और जो शिक्षा थी ये कहां पर दी जाती थी, ये आचार्य कुल में दी जाती थी। शिक्षा कहां पर दी जाती थी, आचार्य कुल में। जो शिक्षा थी उसके लिए कोई गुरु दक्षिणा नहीं थी। अगर उत्तर वैदिक काल की शिक्षा की हम बात करें तो कोई गुरु दक्षिणा नहीं थी। लेकिन शिक्षा की समाप्ति पर जो शिष्य होता था, जो स्टूडेंट होता था, उसके द्वारा अपने गुरु को दी जाने वाली भेंट को एक तरीके से गुरु दक्षिणा माना जाता था। शिक्षा की समाप्ति पर शिष्य द्वारा गुरु को दी गई भेंट क्या कहलाती थी, गुरु दक्षिणा। कोई अलग से फीस टाइप में गुरु अपनी मर्जी से दक्षिणा नहीं लेता था, जो उनको स्टूडेंट अपनी मर्जी से एज अ गिफ्ट देता था उसी को गुरु दक्षिणा के रूप में माना जाता था।
अब अगर हम शिक्षा की बात करें तो जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है, वहां पर छांदोग्य उपनिषद में हमें विषय की सूची मिलती है, जो सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट मिलती है कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। तो अगर छांदोग्य उपनिषद की बात करें, छांदोग्य उपनिषद में विषय की सूची है, सब्जेक्ट की लिस्ट सूची मिलती है। जैसे अगर हम बात करें तो सर्प विज्ञान, जिसमें सांपों के बारे में जो नॉलेज थी वो दी जाती थी। प्राण विज्ञान, इतिहास, वेद, तो ये कुछ सब्जेक्ट थे जो हमें उत्तर वैदिक काल में छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलते थे। सैन्य विज्ञान, छांदोग्य उपनिषद से ही जो है हमें जो हमारे शिक्षालय थे जहां पर शिक्षा दी जाती थी, 3 प्रकार के शिक्षालयों का उल्लेख मिलता है। बेसिकली जो गुरुकुल थे, 3 तरीके के गुरुकुल का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? छांदोग्य उपनिषद में शिक्षालयों का उल्लेख है। और अगर शिक्षालय की हम बात करें तो कितने प्रकार के शिक्षालय हमें देखने को मिलते हैं? 3 प्रकार के शिक्षालय की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के हैं? 3। पहला हमारा चरक, चरण और पितृकुल। जो पितृकुल था हमारा, यहीं से जो है शिक्षा की शुरुआत मानी जाती थी। जो पितृकुल है, यहाँ से पितृकुल का मतलब है घर में दी जाने वाली शिक्षा। आज के टाइम पे भी अगर हम बात करें, बच्चे को सबसे पहले घर में पढ़ना सिखाया जाता है। शुरुआत कहाँ से होती है? घर से। उसी तरीके से उस समय पे भी पितृकुल नाम से जो शिक्षालय थी वो क्या थी कि घर में जो शिक्षा दी जाती थी उसको क्या कहा गया? पितृकुल। तो शुरुआत जो होती थी शिक्षा की वो कहाँ से थी? पितृकुल से। तो इसी में पॉइंट आ जाएगा, इसे या यहीं से शिक्षा की शुरुआत होती थी। शिक्षा की शुरुआत चरक की अगर हम बात करें, जो हमारे चरक गुरुकुल होते थे ये एक जगह फिक्स नहीं होते थे, ये चेंज होते रहते। आज यहाँ पे, कल वहां, परसों कहीं और। तो इस तरीके से ये एक जगह फिक्स नहीं होते थे, चेंज होते थे। तो इनको क्या कहा गया? यायावरी गुरुकुल। चरण की अगर बात करें तो ये एक जगह स्थिर होते थे, फिक्स्ड होते थे, एक जगह गुरुकुल सेट हो जाता था, वहीं पे डेली जो है शिक्षा दी जाती थी। तो ये हमारा स्थिर गुरुकुल था। तो चरण की अगर बात करें तो ये क्या था? स्थिर गुरुकुल। और जो चरक था ये यायावरी गुरुकुल। मतलब ये एक जगह फिक्स्ड नहीं थे। और पितृ गुरुकुल की हमने अभी देखी है, ये घर पर दी जाने वाली शिक्षा।
तो इन तीन तरीके के शिक्षालय की हमें छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है। अब अगर हम बात करें जब शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ, जब जो हमारी एजुकेशन है वो कमर्शियलाइज्ड हुई, तो जो गुरुकुल थे वो हमारे जो आचार्य कुल थे उसमें बदल गए। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, शिक्षा के व्यवसायीकरण करण के बाद या व्यवसायीकरण से गुरुकुल आचार्य कुल में बदल गए। लिख लें यहां तक। तो ये तो हुई हमारी जो उत्तर वैदिक काल थी उसकी शिक्षा। अब अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में कुछ मनोरंजन भी थे। अब अगर उत्तर वैदिक काल के मनोरंजन की बात करें, जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें किस तरीके के मनोरंजन होते थे, एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या चीजें होती थी। तो घोड़ रेस होती थी, रथ दौड़ होती थी, रथों के बीच में मतलब जो रथ होते थे उनको दौड़ाया जाता था और उसके बीच में कंपटीशन कराया जाता था कि कौन जीतेगा। इसी तरीके से घोड़े की रेस होती थी, मल युद्ध जो कुश्ती होती है आज के टाइम पे, तो मल युद्ध था। लिख लिया ये। अगली हेडिंग डालिए, उत्तर वैदिक काल के मनोरंजन। उत्तर वैदिक काल के मनोरंजन। मनोरंजन क्या क्या थे, घुड़दौड़ जो घोड़े की रेस होती थी, रथ दौड़, मल्ल युद्ध जो कुश्ती होती थी, संगीत था और समन। समन की अगर बात करें तो जो समन था ये एक प्रकार का मेला होता था। मतलब उस समय पे मेले थे। संगीत की अगर हम बात करें तो संगीत उस समय पे तीन तरीके के थे। संगीत में तीन चीजें थी। पहला तो हमारा गीत जो सॉन्ग्स वगैरह हो गए, दूसरा हमारा नृत्य डांस, ये भी संगीत के अंदर आता था, और तीसरा वाद्य यंत्र। नृत्य की भी अगर बात करें तो दो प्रकार के नृत्य थे। जो लड़कियों का नृत्य होता था, जो गर्ल्स का डांस होता था उसको नृत्य कहा गया, और जो लड़कों का जो बॉयज का डांस होता था उसको नृत्य कहा गया। लड़कों का नृत्य उसको नृत्य कहा गया, और लड़कियों के नृत्य को नृत्य, जो नृत्य था नृत्य का नृत्य हो गया। वहीं अगर वाद्य यंत्र की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में तीन तरीके के वाद्य यंत्र थे। ढोल था, उत्तर वैदिक काल में हमें तीन तरीके के वाद्य यंत्र मिलते हैं। ढोल, बांसुरी और वीणा। अब अगर ढोल की बात करें तो ढोल के लिए जो उत्तर वैदिक
काल में जो शब्द यूज हुआ है वो है द्वैधाम। ढोल के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो क्या है? द्वैधाम। बांसुरी के लिए नट शब्द का प्रयोग किया गया। और वीणा की अगर बात करें तो इसके लिए करकाती। तो ये थे उत्तर वैदिक काल के, जो लेटर वैदिक पीरियड था, उसके एंटरटेनमेंट के साधन। हो गए यहां तक? अब अगर उत्तर वैदिक काल के चिकित्सा की हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में कई प्रकार के रोग और उनके उपायों की जो है हमें अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। तो अगर चिकित्सा की बात करें, अगली हेडिंग डालिए, उत्तर वैदिक काल की चिकित्सा। उत्तर वैदिक काल की चिकित्सा। तो अथर्ववेद जो था वहां से हमें कई प्रकार के रोग और उनके उपाय मिलते हैं। अथर्ववेद से हमें कई प्रकार के रोग और उनके उपचार या उपाय, जो ट्रीटमेंट था, मिलते हैं। रोग की अगर बात करें तो जैसे हमारा सर्पदंश, जो सांप काटता था, उसके बारे में, उसके उपाय। वात, जो पेट के रोगों के लिए यूज किया गया। यही रोग जो हमारा काया का रोग होता था, पहले टाइम पे क्या होता था, जो लोग होते थे उनको, जो उनकी शरीर होता था वो फूटने लगता था, मतलब गल जाता था, तो गल के वो उसमें मुआद वगैरह हो जाती थी। तो उस तरीके के रोग को जो है कुष्ठ रोग कहा गया। तो सर्पदंश जिसमें सांपों के बारे में बताया गया, वात पेट के रोग। तो इस तरीके के रोग जो है हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिले और इनके उपाय मिले। वहीं अगर उत्तर वैदिक काल में जो चिकित्सक था, जो डॉक्टर था, उसकी अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में हमें चिकित्सक की भी जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में चिकित्सक को सच कहा गया। ये भीषज शब्द है, ये उत्तर वैदिक काल में किसके लिए यूज हुआ? डॉक्टर के लिए यूज हुआ। तो ये था हमारा उत्तर वैदिक काल का चिकित्सक। हो गया यहां तक? अगर खान पान की हम बात करें, जो उत्तर वैदिक काल का खान पान था, वो हमारा जो खाना पीना था उत्तर वैदिक काल का, ऋग्वैदिक काल की ही तरह था। बस चेंज क्या हो गया था कि अब उत्तर वैदिक काल में पकवान आ गए थे। तो अगली हेडिंग डालिए, उत्तर वैदिक काल का खान पान। खान पान की बात करें तो ये ऋग्वैदिक काल की तरह था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? खान पान ऋग्वैदिक काल की ही तरह था। मतलब दूध और दूध से संबंधित जो उत्पादन होते थे उन्हीं पे ये लोग खाना पीना के रूप में यूज करते थे। ऋग्वैदिक काल की तरह था। बस अब पकवान भी आ गया था। पकवान भी आ गया था। जो जो हमारा यजुर्वेद है, यजुर्वेद में कई प्रकार के चावलों का उल्लेख मिलता है।
तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? यजुर्वेद में चावल के प्रकार का उल्लेख है। चावल के प्रकार का उल्लेख है। चावल से जो है खीर बनने लगी थी। चावल से अब खीर बनने लगी थी। और खीर के लिए अगर हम बात करें तो जो हमारा उत्तर वैदिक काल था उसमें खीर के लिए दधि दहन शब्द का उपयोग हुआ, और जो हमारा सीरोदान है उसका उपयोग हुआ। तो जो खीर था उसके लिए क्या क्या हुआ? सीरोधन, दधि दहन। इन दो शब्द से जो है उत्तर वैदिक काल में खीर को जाना जाता था। अब उस समय पे कोई गुड़, शक्कर या चीनी वगैरह तो थी नहीं, तो जो खीर थी ये मीठी कैसे बनाते थे? तो अगर उत्तर वैदिक काल में खीर को मीठे बनाने की बात करें तो खीर में शहद मिलाया जाता था उसको मीठा बनाने के लिए। तो खीर किससे मीठी बनती थी? शहद से। तो ये था उत्तर वैदिक काल का खान पान। जैसे खीर के लिए हमने शब्द देखे, खीर को शिरोधत, दधि दहन, इन शब्दों से जाना जाता था। उसी प्रकार से कुछ और शब्द थे जैसे घी और मक्खन। घी और मक्खन की अगर बात करें, दूध, चावल, गेहूं, तो इन सब का उल्लेख जो है हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। जैसे दूध के लिए पायस शब्द का उपयोग था। घी और मक्खन को नवनीत कहा जाता था। चावल के लिए ब्रीही शब्द का उपयोग था, और गेहूं के लिए गोधूम। तो ये कुछ शब्द थे जो उत्तर वैदिक काल में इन खाने की चीजों के लिए यूज होते थे। हो गया यहां तक? तो ये तो था हमारा उत्तर वैदिक काल का समाज। यहाँ पर आज उत्तर वैदिक काल का समाज खत्म हुआ। अगर उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो अगली हेडिंग डालिए उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था। जो इकोनॉमी थी उत्तर वैदिक काल की वो कैसी थी? तो इकोनॉमी पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें, जो उत्तर वैदिक काल था हमारा उसको ऋग्वैदिक काल से अगर कंपेयर करें तो जो हमारा ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो कैसे थे? घुमंतु थे, कबीलाई समाज था। तो इसको ऐसे समझिए, ऋग्वैदिक काल में क्या था? कबीलाई व्यवस्था थी। लोग कैसे थे? कबीलों में रहते थे, घुमंतु थे, या यायावरी आप बोल सकते हो। अब जो लोग थे घुमंतु थे, यहाँ पर कोई भी नियमित कृषि नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में नियमित कृषि नहीं थी। पशुपालन था उत्तर वैदिक काल में। अब जो भी ये जंगल से जहां पर भी रहते थे वहां से जो फल फूल कंदमूल जो भी इकट्ठा करते थे उसमें से कुछ भाग किसको देते थे? मुखिया को। फल फूल कंदमूल
जो इकट्ठा किया इसमें से स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कुछ मुखिया को देते थे। और उसे क्या कहा गया? बलि कहा गया। तो जो ऋग्वैदिक काल था उसमें बलि एक तरीके से क्या था? अपनी इच्छा से दिया गया मुखिया को उपहार। जबकि अगर उत्तर वैदिक काल की हम बात करें, जो उत्तर वैदिक काल था, अब जो कबीलाई व्यवस्था थी ये क्या हो गई थी? स्थिर हो गई थी। लोग एक जगह ठहरने लगे, स्थिर हो गई। जो घुमंतु लोग थे, जो वायवरी लोग थे, उन्होंने क्या किया? अब जनपद बनाना शुरू किया, एक जगह ठहरे, एक जगह ठहरे। अब जो कृषि थी, उत्तर वैदिक काल में हमने क्या देखा था? लोहे की खोज हो चुकी थी। और अगर लोहे की खोज की हम बात करें तो ये, अगर इसका टाइम पीरियड की बात करें तो कब हुई? लगभग जो हमारा 1000 बीसी का टाइम पीरियड है। और जो हमारा लोहा है ये यूपी के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में हमें हुई थी। लोहे की खोज कहाँ पे हुई थी? यूपी के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में। अब जब लोहा आ गया था तो कृषि यहाँ पे कैसे आ गई थी? जो उत्तर वैदिक काल की जो कृषि थी वो नियमित कृषि हो गई। ये जो नियमित कृषि थी, जो प्रॉपर एग्रीकल्चर आ गया था, ये क्यों हुआ? क्योंकि अब गहरी जो खुदाई थी, या जुताई संभव थी। अब जब लोग अच्छे से जुताई करके खेती करने लगे, जब कृषि में जुताई हो गई, शुरू होने लगी, तो क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा। अब जो ये उत्पादन बढ़ा, उत्पादन में से कुछ हिस्सा कर के रूप में जो है किसको दिया जाने लगा? मुखिया को। इसमें से कुछ कर के रूप में जो टैक्स था दिया जाने लगा, जिसको क्या कहा गया? बलि। और जो ये बलि था, अब ये क्या बन गया? एक तरीके से टैक्स बन गया। अब जो इसको कलेक्ट करता था, जो इसको कलेक्टर था, उसको क्या कहा गया? संग्राहक। तो इसको इकट्ठा करने वाले को क्या कहेंगे? संग्राहक। अगर इसके संग्राहक की बात करें, कलेक्टर की, जो कलेक्टर था, जो कलेक्ट करता था टैक्स, वो कौन था? समाहर्ता। उसको क्या नाम दिया गया? समाहर्ता। तो यहां से अब हम देखेंगे क्या आ गया? अधिकारी आ गया। यहां पर क्या आ गया? अधिकारी। और यहां पर हमने पढ़ा था जो उत्तर वैदिक काल था इसमें प्रॉपर राजा आ गया था, जबकि ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें यहाँ पर मुख्य था। तो इसको ऐसे समझिए, जो एक कबीलाई व्यवस्था थी ये कई जन मिलकर बनाते थे। जो हमारी कबीलाई व्यवस्था थी, कबीलाई व्यवस्था कई जन मिलकर बनाते थे।
या कई लोग मिलकर बनाते थे? कई लोग होते थे इसमें, जिनको क्या कहा गया? जन कहा गया। इसको क्या कहा गया? जन। अब यही जन उत्तर वैदिक काल में जब लोग एक जगह ठहरने लगे तो लोग आपस में मिलकर रहने लगे, तो इन जन से क्या बना? यहां पर जनपद बना। किसका निर्माण हुआ? जनपद, क्षेत्र आ गया, टेरिटरी। यहां पर हमारी टेरिटरी आ गई, क्षेत्र आ गया। अब जो ये क्षेत्र था इसकी देखभाल के लिए कोई होगा या नहीं? तो जो इसकी देखभाल करता था उसको क्या कहा गया? राजा। तो इसकी देखभाल के लिए देखभाल करने वाला कौन था? राजा। अब जो राजा था इसकी सहायता के लिए कुछ लोग होंगे, सहायता के लिए लोग, और इनको क्या कहा गया? अधिकारी। मतलब अब अधिकारी का पद जो है वो आ गया था। और अधिकारी हमने एक देखा जो हमारा बलि को इकट्ठा करता था उत्तर वैदिक काल में, उसको क्या कहा गया? समाहर्ता। अब जो ये राजा था, अगर राजा की हम बात करें तो इसका चुनाव होता था। राजा का क्या होता था? चुनाव। अब जो राजा चुना जाता था उसका क्या कराया जाता था? राज्याभिषेक। राजा का क्या हुआ? राज्याभिषेक। अब राज्याभिषेक के लिए क्या होता था? यज्ञ। और जब हमने यजुर्वेद पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था जो राजसूय यज्ञ होता था उसमें क्या, वो किस लिए होता था? राजा के अभिषेक के लिए, राजा को पद पर बैठाने के लिए जो राज्याभिषेक होता था। तो यज्ञ कौन सा था? राजसूय यज्ञ। लिखिए इसको। हो गया यहां तक? तो अगर हम बात करें जो ये जन था, ऋग्वेदिक काल में क्या था? जन। लोग मिले, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, ऐसे मिलके क्या बना? जन बना। अब जो जन था उत्तर वैदिक काल में, जो हमारा 1000 से 600 बीसी तक का टाइम पीरियड था उत्तर वैदिक काल का, उसमें ये जन मिलकर, बहुत सारे जन मिलकर क्या बना? जनपद बना, टेरिटरी बनी। तो यहाँ पर क्या आ गया? जनपद आ गया। ऐसे ही अगर बात करें 600 बीसी के बाद, जो 600 ईसा पूर्व था उसके बाद अगर बात करें तो ये जनपद जो था, बहुत सारे जनपद मिलकर क्या बने? महाजनपद बने। तो इस तरीके से किसका निर्माण हुआ? महाजनपदों का। और महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 संख्या। टोटल 16 महाजनपद थे हमारे। और यही को जो हमारे महाजनपद है, इन्हीं को क्या कहा गया? सेकंड अर्बनाइजेशन। अगर फर्स्ट अर्बनाइजेशन की बात करें तो पहली अर्बनाइजेशन कौन सी थी हमारी? सिंधु घाटी सभ्यता, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। और दूसरी कब आई? जो 600 ईसा पूर्व के बाद की जो हमारी सभ्यता थी उसको सेकंड अर्बनाइजेशन कहा गया। क्योंकि जो हम वेद पढ़ रहे हैं, जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल था, ये कोई नगरी सभ्यता तो थी नहीं, ये तो ग्रामीण सभ्यता थी। तो पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। और अब दूसरी कब आएगी? 600 ईसा पूर्व में, जब जनपद आएंगे। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी का कल की क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद है आज के टॉपिक में कुछ नया आप लोगों को मिला होगा और आज का टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अब अगर आप लोगों को मेरे साथ क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो हम ये जो क्लास है कहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं? यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। जो यूट्यूब हमारा हैंडल है वो है @GS by अनुष्का चौधरी। इस यूट्यूब हैंडल से जो है हम अपनी डेली जीएस की क्लासेस में, जिसमें अभी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, अगर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हिस्ट्री की क्लासेस से जुड़िए। थैंक यू।